नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ही होंगे। देखिए, कल वाले लास्ट लेक्चर में हमने फ्रांस की क्रांति के क्यों वाले टॉपिक पे बात की थी कि क्यों वो क्रांति हुई। हमने एक चीज़ ये भी देखी कि क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ती गई। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे पहले की स्थितियाँ क्या थी, उसके बाद की स्थिति क्या बनती गई। 1804 से 1815 नेपोलियन और 15 में वियना कांग्रेस और आगे फिर 70 तक चले गए थे इटली के एकीकरण से। तो ये वो है स्थिति जो फ्रांस में राजतंत्रात्मक स्थिति थी। राजतंत्र का कैसे उन्मूलन हुआ, राजतंत्र का कैसे अंत हुआ। खैर, नेक्स्ट जो हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति में क्या वाला कंसेप्ट था कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या हुआ। तो जो क्या क्या वाला क्वेश्चन था उस क्या का जवाब पहला ये है, लिख लेते हैं इसे। क्यों पे हमारी बात हो चुकी थी, क्या पे हम आ चुके हैं। इस क्या वाले की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हुआ क्या क्या था, और वो सब कुछ देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रांस का समाज कैसा था उस समय। फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो फ्रांस का समाज, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, और फिर जो दार्शनिक थे, हमने कल बात की थी रूसो और लॉक के बारे में। कांट भी थे इसमें, जो क्रांति विरोधी थे। कांट भी थे। कांट जो है ये प्रबोधनकालीन विचारक हैं, प्रबोधनकालीन दार्शनिक है। तो इनके बारे में हमने देखा था थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे कांट भी सदैव क्रांति विरोधी रहे हैं। ठीक है, तो दार्शनिकों का योगदान, अर्थव्यवस्था, समाज, ये तीन आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद फिर जो बुर्बो राजवंश है, लुई, इस बुर्बो राजवंश की बुराई, यानी हम ये समझेंगे कि लुई की बुराई। ठीक है, तो अब जो दार्शनिक वाला था, दार्शनिक वाले को हमने इसमें योगदान में देखा था कि योगदान वाला जब पढ़ेंगे उसमें दार्शनिक भी देखेंगे, और फिर कैसे का आंसर हमें अपना मिलता जाएगा, कैसे स्थितियां पलटती गई, कैसे कैसे परिवर्तन लगातार होते गए, क्योंकि ये जो वर्तमान में होने वाले परिवर्तन है आने वाली घटनाओं को अंजाम देंगे। तो खैर, अभी जो है हमें बात करेंगे समाज के ऊपर कि फ्रांस का समाज कैसा था। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। देखिए, फ्रांस के समाज की अगर बात करें तो 1715 के अंदर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी करोड़, ज्यादा हो गया, 1,90,00,000। ठीक है, 1,90,00,000 ये फ्रांस की जनसंख्या थी 1715 के आसपास। जबकि 1789 के आसपास हम देखते हैं तो 2,60,00,000 की जनसंख्या थी। अब इस 1,90,00,000 को तो एक बार हटा देते हैं, ये फिलहाल नहीं है काम कर रही है हमारी, इस पर बाद में बात की जाएगी। फिलहाल तो ये है कि 1789 में 2,60,00,000 की जनसंख्या थी, और 2,60,00,000 की जनसंख्या में से 2,40,00,000 इसमें ओनली किसान, मजदूर, श्रमिक एटसेट्रा, ये वर्ग। और इसमें से 4,00,000 सामंत वर्ग, सामंत मध्यम, मतलब सामंत है जो राजा के नियर डियर हुआ करते थे लोग, उस टाइप के लोग, मान लो व्यापारी हो गए, सामंत हो गए, ये सब 4,00,000 के पास थे। और इसमें से अगर बात करें तो फिर तीसरा था पादरी। और पादरी तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, आराम से कल बात की थी हमने, पादरी कितने हो सकते हैं इसमें। तो जो 2,40,00,000 किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग जो था इसमें से, इसमें अगर हम बात करें
तो फ्रांस की अगर जमीन को मान ले 100%, तो 65% के आसपास जो जमीन थी वो इन लोगों के पास थी, 65% जमीन। और जो 35% जमीन थी वो इनके पास थी, 35% के आसपास। अब 35% के आसपास जमीन जब इन लोगों के पास थी, तो ये करते क्या थे? ये अपनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। ऑब्वियसली बात है, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन जब बारिश होती थी तो किसानों में और सामंतों में एक समझौता हुआ करता था। समझौता क्या हुआ करता था कि मान लीजिए बारिश होगी, तो बारिश होने पर सामंत अपनी ज़मीन भी जुताई के लिए, बुआई के लिए किसानों को दे दिया करता था। और देने के बाद एक शर्त रखा करता था। शर्त ये हुआ करती थी कि बारिश होने पर पहली जो ज़मीन है वो किसान की नहीं, सामंत की बोई जाएगी। जैसे मान लो वो सामने ज़मीन है किसान की, ये सामंत की, तो किसान पहले सामंत की ज़मीन को बोएगा, उसके बाद चाहे बारिश आओ चाहे बारिश मत हो, नुकसान है किसान का। फसल पैदा होगी तो उसकी कटाई भी पहले सामंत की ही की जाएगी। उसकी फसल को चाहे चिड़िया चक चुरा जाए, खराब हो जाए। वो बर्फीली हवा, 1787 में बर्फीली हवाएं चली गई फ्रांस में, तो उसने फसल को बर्बाद कर दिया था, अंगूर की खेती को बर्बाद कर दिया था। उस अंगूर की खेती से जो शराब उद्योग था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, तो एक तो हमने बात कर ली कृषि की, दूसरा एक होता था शिकार। जैसे मान लीजिए कि यह जमीन है सामंत की, सामने किसान की, और सामंत ने शिकार खेल डाला, तो शिकार खेलने में जो जानवर द्वारा फसल खराब होती थी, वो किसान की फसल बर्बाद होती थी, उस पर कोई हर्जा नहीं देता था सामंत से, तो ये भी उसका नुकसान होता किसान को एक टाइप से। तीसरा था अंगूर। शैंपियन है, फ्रांस से ही शैंपियन व्यापार। तो जो अंगूर है, अंगूर का रस निकालने के लिए सामंत द्वारा एक शर्त की जाती थी कि जो किसान अंगूर का रस निकलवाएगा वो किसान वाली चक्की पे ही, सामंत वाली चक्की पे ही निकलवाएगा। अब उसमें हुआ क्या करता था कि सरसों वाले कंसेप्ट को जानते होंगे कि सरसों की अगर ज़्यादा पिसाई कर दी जाए तो वो तेल निकलता है, कम पिसाई कर दी जाए तो कम तेल निकलेगा, वो भूसी बच जाती है। जो लोग तेल निकलवाए करवाए हुए होंगे इस बात को, इस कहानी को अच्छे समझते होंगे। तो यही किया करते थे सामंत, अंगूर की ज़्यादा पिसाई ना करके हल्की पिसाई किया करते थे। जो रस हुआ करता था वो रस किसान को उतना ही मिलता था जितना सामान चाहता था, बाकी भूसे बचे हुए को बाद में उसका यूज़ करके वो निकाल दिया करता था। अब इस बात को जानता किसान भी था, जानते आप भी हैं, पर क्या करें, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। क्यों? किसान के डंडे का, सामंत के डंडे का जड़ था, जोड़ था। तो ये एक कुंठा भरी हुई थी किसानों के मन में, एक समस्या थी इस वर्ग के मन में, इस वर्ग के प्रति। ठीक है, होनी स्वाभाविक है। अब इसी में से हम बात करते हैं मजदूरों की। 1787 में जब अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन चल रहा था, मनुष्य के अधिकारों की बात हो रही थी, बंधुता की बात हो रही थी, मानवता की बात हो रही थी, उसी समय फ्रांस में बर्फीली हवाएं चली, अंगूर की खेती बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। इसका सीधा असर पड़ा शराब उद्योग के ऊपर। शराब उद्योग बनाने करने वाले होते कौन? मजदूर होते हैं। तो मजदूरों के रोजगारों पर सीधा सीधा संकट आया, और सबसे ज़्यादा असंतुष्ट थे वह मजदूर जो पेरिस में रहा करते थे। देखो, कोई भी राजधानी होती है किसी भी देश का, जो मुख्य शहर होता है, महानगर होते हैं, वहाँ पर जन जागृति चेतना ज़्यादा होती है। तो वही बात थी, पेरिस के मजदूरों में ज़्यादा जन जागृति, ज़्यादा चेतना थी, तो ज़्यादा असंतुष्ट भी वही थे, और ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में भी यही लोग थे। तो ये मजदूरों की बात हो गई, श्रमिक मजदूरी एक ही बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं पादरियों की। सामंतों की बात हो गई, शोषण किया करते थे, शिकार खेलते थे, खेती कराया करते थे, जबरन जमीन तक हड़प लिया करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ गई पादरी की। पादरियों में 200 जो पादरी थे वो तो इन लोगों के साथ थे जिनकी आय कम थी। हमने कल भी बात की थी, छोटे मंदिर वाला पुजारी होगा वो असंतुष्ट होगा बड़े मंदिर के पुजारी से, क्योंकि बड़े मंदिर का जो पुजारी है मर्सिडीज से चलता होगा, सोने चांदी पहन के घूमता होगा, बढ़िया आलिशान ठाट बाट एसी में रहा करता होगा, जबकि जो छोटे मंदिर का पुजारी है वो नीम के पेड़ के नीचे प्रवचन देता है, मंदिर पूजा करता है, तो वो ज़्यादा असंतुष्ट होगा।
तो पादरियों के साथ भी ये स्थिति थी। 200 पादरी थे, ये असंतुष्ट थे, बाकी 100 पादरी थे जिनके पास अच्छी खासी अरबों करोड़ों की संपत्ति थी। और इन पादरियों के पास सभी प्रकार के अधिकार थे। कौन राज्य में रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, पादरी का पूरा नियंत्रण था राजा के ऊपर, लुई के ऊपर। तो ये 200 पादरी थे, ये 200 पादरी भी इनके साथ मिलकर के 600 तो ये थे, 200 पादरी मिल गए, हो गया 800। तो क्रांति में सीधी सीधी भूमिका निभाएंगे ये। आगे अर्थव्यवस्था। सत्रह सौ 30 से 1775 ये वो समय जब अच्छी खासी स्थिति में थी। जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी खासी स्थिति में थी, लेकिन 1775 से 1779 का वो समय आया जब फ्रांस की जो इकोनॉमी वो डिक्लाइन करने लगी, धीरे धीरे डाउन होने लगी। तब ऐसे में जो सलाहकार थे उन्हें फिजियोक्रेट्स कहा जाता था। इन्होंने सलाह दिया कि कृषि में अधिक निवेश किया जाए। और कहीं ना कहीं कुलीनों पर टैक्स लगाने की बात भी कही थी। जैसे नेकर ने कही थी ना, वित्त मंत्री नेकर था, कल पढ़ा था मैं, उसने कही थी। तो कुलीनों पर टैक्स लगाने की बात भी कही, इसने अगर फ्रांस की स्थिति सुधारनी है तो। अब फ्रांस का जब अपन पढ़ते हैं तो एक चीज आपको हमेशा मिलेगी, मतलब इस इतिहास में, कि औद्योगिक क्रांति आएगी तो औद्योगिक क्रांति के दौरान भी इंग्लैंड जो है अपने भारी उद्योगों पे, मशीनरी पे, इन पे ज्यादा जोर देगा, बुलियनवाद पे फोकस करेगा। बुलियनवाद क्या होता है? कीमती धातुओं का संग्रह करना, सोना चांदी, इसका व्यापार करो, बड़ी बड़ी चीजें बनाओ, बेचो, और बड़ी बड़ी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। भी किसान होगा, फ्रांस होगा, फ्रांस हमेशा फोकस करेगा किस पे? कृषि पे। ये सोचेगा कृषि से ही चीजों को बनाएगा, कृषि से देश की इकोनॉमी बढ़ाएगी, सब कुछ कृषि से ही। आप ऐसी चीजों का सुधार करो, ऐसी चीजों का प्रयोग करो जो आपके यहाँ पर आपकी स्थिति को सुधार सके, आर्थिक स्थिति को सुधार सके। अब दूसरी बात, इस अर्थव्यवस्था में एक चीज ऐसी थी, 1787 में बर्फीली हवाएं चली। अब बर्फीली हवाएं चली तो बर्फीली हवाओं के द्वारा फ्रांस में अंगूर की खेती खराब हुई, तो सीधे सीधे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग पर प्रभाव पड़ने की वजह से इनकी स्थिति और खराब होती गई। अर्थव्यवस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तीसरी आप ले लो, 2 अरब लिबरे का कर्ज पहले से था, 10 अरब लिबरे का कर्ज और हो गया था, और 4 अरब लिबरे को कर्ज को लेकर के तो नाटक हो रहे थे सारे सारे। तो 4 अरब लिबरे की और डिमांड की गई थी इनके द्वारा। तो फ्रांस की स्थिति वैसे बदतर हालत में थी, और उसके बाद ये चीजें और, तो इसने फ्रांस की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फ्रांस की इकोनॉमी धीरे धीरे डल होती गई, डामाडोल होती गई। कुलीन जो थे अपने ऊपर टैक्स लगने नहीं दे रहे थे। इसके बाद अब अर्थव्यवस्था का भी थोड़ा बहुत पहलू हो गया आपका। अब समझेंगे राजा की बुराई। इसमें क्या था, जैसे ही 14 जुलाई को क्रांति हुई, 17 जुलाई को लुई पेरिस गया, और पेरिस गया तो वो नीले, सफेद और लाल एक कलर का बैच लगा के गया यहाँ पर। अब इस बैच से प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि जो लोग क्रांति कर रहे थे ना, वो क्रांति करने वाले इसी कलर के झंडे लिए घूम रहे थे। तो उन्हें लगा कि लुई उनके सपोर्ट में नहीं आया, बल्कि उन्हें इम्प्रेस करने आया है। तो बात और पलट गई और बढ़ गई, और इनके खिलाफ स्थितियां और बेकार होती गई, और इस वजह से क्रांति भड़कती गई, और आगे जाकर के आप देखोगे ओलंपा दे एक महिला है,
वो अपने नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा कर लेगी, चिमटा बेलन जो भी चीज़ें हाथ में आएंगी, झाड़ू, वो सब लुई के लिए चंपसी में लेकर फिर लुई को स्वागत करने का। अब इसके बाद एक चीज है कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग क्या कर रहा है, ये है क्या? देखो कुलीन वर्ग दो टाइप के हैं। नोटेबल ऑफ स्वॉर्ड्स, नोटेबल ऑफ ड्रॉप्स। इन्हें कहेंगे तलवारधारी कुलीन। और इन्हें कहेंगे पोशाक धारी कुलीन। तो देखिए तलवारधारी कुलीन परंपरागत पैसे वाले लोग हैं। ये वो है जो शुरू से ही बहुत अच्छे खासे परिवार से, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। और ये जो है नोटेबल ऑफ लॉक्स, पोशाकधारी कुलीन, ये नए नए पैसे वाले। एक घटनाक्रम है फ्रांस का, उसमें एक जो जहाँ पे शायरियाँ बोली जाती करती है मुशायरा, वहाँ पर गए थे कुछ लोग। तो ये बैठ गए साहब और पैर के ऊपर पैर रख के बैठे आराम से, बिल्कुल, और बैठने का तरीका बड़ा भद्दा था। अब एक शायरा उधर से आई, तब इन्होंने देखा कि नए नए कुलीन हैं और ये अपने आप को पुराने कुलीनों की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे बैठने का लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। मतलब उन्हें चुभ गई ये बात, इस टाइप से नहीं करना चाहिए था, वो उस टाइप से उन्होंने कहा। तो वो पोशाकधारी कुलीन मतलब हर टाइप से अपने आप को शो करने में लगे। अब इनका क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जो तलवारधारी कुलीन है, इनका ही प्रशासन में पूरा का पूरा योगदान था। पूरा पूरा ये काम देखते करते थे। हालांकि जब लुई 14वां था, उसने इनके सारे विशेषाधिकार छीन लिए थे। इन्हें टैक्स देना है, पहले नहीं देते थे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। जमीनों पर कर लगाने की जो अधिकार थे वो भी इनके छीन गए थे। और जब आपदा पड़ती थी, अकाल पड़ते थे, तो किसानों के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगा के अपना जो खर्चा है वो मेंटेन कर लिया करते थे। तो इस टाइप के सारे अधिकार लुई 14वें ने छीन लिए थे और ये इसको प्राप्त करने में लगे थे। फिर आया लुई 15वां। लुई 15वें ने कहा कि मेरा शासन तो फिर भी कैसे ना कैसे चल जाएगा, पर मेरे बाद एक क्रांति होगी, क्योंकि इसके समय से ही फ्रांस की जो इकोनॉमी है डामाडोल होना स्टार्ट हो गई थी। और फिर आया लुई 16वां। लुई 16वें के टाइम पर श्योर रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति होगी, वो तो पढ़े रहे हैं लोग। है क्या कि ये लोग इनसे जो विशेष अधिकार मिले थे ना, वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे लुई 16वें से। और लुई 16वां लगभग विशेष अधिकार दे भी तो रहा था। जब भी तो हम सेकंड स्टेट पढ़ते हैं कि कुलीन वगैरह, सामंत वगैरह ये हुआ करते थे सेकंड स्टेट के अंदर। फर्स्ट स्टेट में पादरी, थर्ड स्टेट के अंदर ये श्रमिक, मजदूर, किसान वर्ग। तो इनके विशेष अधिकारों के खिलाफ भी तो क्रांति थी। दूसरी बात, ये कुलीन लोग करते क्या थे? ये राजा के नियर एंड डियर हुआ करते थे। नियर एंड डियर इन द सेंस मतलब ये है कि ये इस टाइप के चाटुकार थे कि राजा के नाम की मोहर ले लिया करते थे, चुरा लिया करते थे, और चाहे जिस पर ठप्पा लगा करके किसी को भी सजा सुना दिया करते थे, किसी को भी कैद कर लिया करते थे, किसी के ऊपर भी टैक्स लगा लिया करते थे। तो एक अजीब सा ही एक मतलब ये मान लो कुलीन तंत्र फ्रांस में राज्य के अंदर राज्य था। ये राजा से पूछे बिना वो सारे काम कर लिया करते थे। राजा को पैसा भी उधार दिया करते थे। तो दो तीन टाइप की चीजें थी। फिर ये जो नए कुलीन हैं, जो नए नए पैसे वाले थे, ये इन पुराने वालों की बराबरी करने में लग रहे थे कि भाई कैसे ना कैसे करके इनके जो अधिकार है जो हमारे पास आ गए। तो ये क्या है साहब, पार्लियामेंट में बैठा करते थे। पार्लियामेंट फ्रांस की संसद उस समय की, जहाँ पे लुई और सब बैठा करते थे। तो पार्लियामेंट में बैठ करके ये लिपिबद्ध किया करते थे उन आदेशों को। ये लिपिबद्ध किया करते थे उन आदेशों को कि टैक्स लगाना है,
इतना परसेंट लगाना है, आपकी बार ऐसा करना है, आपकी बार वैसा करना है। वर्साई के महलों में पैसा खर्च होगा, पेरिस के महलों में पैसा खर्च होगा, युद्ध पे इतना पैसा खर्च होगा। लगभग 2/3 पैसा तो इन्हीं में खर्च होता था, पेरिस के महलों में, वर्साई के महलों में, युद्धों में। तो ये पार्ट हो। फिर आगे जाकर के जब क्रांति हुई तो क्रांति में हमने 9 जुलाई 11 जुलाई वाला फंडा पढ़ा ही कि 9 जुलाई को इन्होंने जो मध्यम वर्ग था उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम लोग संविधान सभा में कानून बनाएंगे। तो वो चीज़ें जब आगे बढ़ने लगी 9 जुलाई 11 जुलाई 13 जुलाई 14 जुलाई, ये जो समय आगे बढ़ने लगा, इसमें जो क्रांति होने लगी, तो सारे के सारे इन कुलीनों के खिलाफ भी विद्रोह होते जा रहे थे। और इस विद्रोह के अंदर इन कुलीनों के जो अधिकार थे, इनके विशेष अधिकार थे, इनको कम करने की बात की गई। और जैसे इन अधिकारों को कम करने की बात की गई, एक अफवाह फैल गई, और वो अफवाह लगभग सच थी कि किसानों ने अपने गारद बना ली है और वो जगह 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 विद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि जैसे 14 जुलाई को क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद लुई ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे विरोध का दबाव करके गढ़ा है। इनके जो भी लोग बाग थे, इनकी स्थिति को मेंटेन किया सके, वही पहले वाली बनाई जा सके, ऐसा कोई कदम उठाया नहीं इसने। तो किसानों को और मौका मिला, मजदूरों को और मौका मिला, और वो जगह 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 विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। और कहीं ना कहीं कुलीनों का नंबर भी था कि ये भी इनका भी हिसाब किताब होगा। तो ये कुलीन लोग रात भर पार्लियामेंट में रोए, एक दूसरे के गले मिले डर के बारे में। और इन्हें एक चीज़ समझ में आई, 26-27 अगस्त की बात है, शायद 27 चाहिए, तब इन्हें एक चीज़ समझ में आई कि हम वो सारे विशेष अधिकार खुद ही त्याग करते हैं जिन अधिकारों को, विशेष अधिकारों को ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमसे हम खुद ही छोड़ देते हैं उन्हें। और इन्होंने कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं, लुई को कह दिया कि साहब उन सभी अधिकारों को, विशेष अधिकारों को छोड़ रहे हैं, त्याग करें। बस ये बात इस पार्लियामेंट से बाहर ना जाए। बाहर चली गई तो ये किसान, ये मजदूर, ये सारे के लोग उनकी संपत्तियों को भी छीन लेंगे, जहाँ खेती करते हैं खुद का धावा बोल लेंगे। तो मतलब ये समाज और अर्थव्यवस्था है फ्रांस उस समय की, क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, क्या क्या स्थितियाँ बनी रही। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ समझाने में मैं बिल्कुल परफेक्ट साबित होऊंगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो बताना। अब एक और लेक्चर इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम थोड़ा महिलाओं का योगदान समझेंगे, उसमें थोड़ा हम दार्शनिकों का योगदान समझेंगे कि दार्शनिकों ने कैसे क्या स्थिति बना के रखी, कैसे क्या चीज़ों को मेंटेन किया। मैंने पहले बता चुका हूँ कि 5% लोग पढ़े लिखे थे, तो कहाँ दार्शनिकों की बातें समझ में आती हैं उन्हें, कहाँ दार्शनिकों की वो फिलोसफी समझ में आती है, कहाँ दार्शनिकों के कहने पर वो क्रांति करते हैं। जबकि रूस और लॉक तो क्रांति विरोधी थे, ये तो क्रांति करना ही चाहते थे। लॉक तो संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिए गए, लोग तो कब की है ही नहीं, मरमुरा के पहले। तो थोड़ा महिलाओं का योगदान, थोड़ा दार्शनिकों का योगदान समझेंगे इसमें, और थोड़ा बहुत समझेंगे कि फ्रांस में संवैधानिक तंत्र किस प्रकार परिवर्तित हुआ। कल देखा था ना 1791 के अंदर कि असेंबली बैठी थी, संविधान बनाया था 92 से लेकर के 94 तक, जो जैकोबियंस थे उन्होंने कन्वेंशन का शासन चलाया था। तो उस स्थिति को थोड़ा समझेंगे, फिर मेरे हिसाब से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात